अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसके लाइब्रेरी लिसनिंग स्टोरी टाइम। आज मैं आपके साथ केस नंबर 34 शेयर करूंगी। तो आइए नावल का स्टार्ट लेते हैं। चालाक दरबारियों ने बिलाखिर ससगुरु को एक मशवरा दिया और इस मशवरे पर अमल करने के लिए ससगुरु रात दिन गौर गौस करने लगा। इस ज़माने में जुआ खेलने का रिवाज आम था। चालाक दरबारियों ने सतगुरु को जुए में बसवामियों की किस्मत का पांसा पलटने का मशवरा दिया और एक ख़ास किस्म की चौसर पर जुआ खेलने को कहा। इस मकसद के लिए ये तय पाया कि जुआ खेलने के लिए ऐसा पांसा बनाया जाए जो हर बार दुश्मन के ख़िलाफ़ पड़े। सतगुरु को तजवीज़ बेहद पसंद आई और उसने इस ख़ास किस्म के पांसे से महावीर चतुर्देव और उनके बाकी भाइयों से जुआ खेलने का इरादा किया। जब ये सब तय हो गया तो उसने बड़ी लजाजत और मुलाहिमत के साथ महावीर चतुर्देवन के भाइयों को राजनगरी आने की दावत दी। महावीर जो अब अंधेर गढ़ी का राजा था, अपने चचाजाद भाई की मक्कारियों को नहीं जानता था। अपनी बेखबरी में राजनगरी पहुंचा तो सतगुरु ने उसकी बड़ी आवभगत की और खूब अच्छी तरह उसकी मदारत की। उसने इन पांचों भाइयों के एजाज़ में बड़ी बड़ी दावतें की और सारे उमरा और रूसा से बड़े फ़ख्र के साथ मिलाया, जैसे उनसे बड़ा उसका हमदर्द कोई नहीं है। उसने बड़ी अज़मत का इजहार करते हुए ये भी कहा कि ये पांचों मेरे भाई हैं और उसने अपने पांचों भाइयों का हक़ तस्लीम कर लिया है और तस्लीम करते हुए हुकूमत तकसीम भी कर दी है। लोगों ने इस बात का बड़ा चर्चा किया और ख़ुद महावीर और उसके भाई भी अपनी शान और अज़मत देखकर सतगुरु के पहले सलूक को भूल गए, क्योंकि वो सच्चे थे। तफरीह के तौर पर सतगुरु ने महावीर से जुआ खेलने के लिए कहा। हरीतो और चूँकि सतगुरु की अय्यारी का हाल मालूम उनको ना था, इसलिए वो बग़ैर किसी हील हुज्जत के जुआ खेलने पर राज़ी हो गए। इस पर सतगुरु ने अपना वही मखसूस पांसा निकाला और खेलना शुरू कर दिया। तो ही देर में हरीते अपना सब कुछ हार बैठे और अब बात मुल्क और माल पर जा पहुंची। लेकिन पांसा जब भी पड़ता गुरु हर चीज़ का मालिक बनता चला गया, लेकिन सतगुरु ने इसी पर इक्तफा नहीं किया। जब पांचवा भाई अपनी बीवी मोहनी को भी हार गए तो सतगुरु ने एक आखिरी बाजी इस शर्त पर लगाने को कहा कि अगर हरीते जीत जाएं तो इन्हें इनका सारा हारा हुआ माल, मुल्क और बीवी वापस कर दी जाएगी, और अगर हार जाएं तो वह आबादी छोड़कर जंगल में निकल जाएंगे और वहाँ 12 साल तक परिंदों चरिंदों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, और जब जलावतनी की यह रात ख़त्म हो जाए तो वह वापस आएँ और 1 साल तक गुमनामी की ज़िंदगी बसर करें, किसी पर यह ज़ाहिर ना होने दे कि वो कौन है, और अगर ये राज खुल गया तो फिर इन्हें 12 साल की जलावतनी भुगतनी होगी। बदकिस्मत हरीते अपनी सच्चाई की वजह से और सतगुरु की मक्कारी और चालबाजी की वजह से ये आखिरी बाजी भी हार गए। शर्त के मुताबिक उन्होंने शहर की सकूनत तर्क करके जंगल में बसेरा किया और यूँ 12 साल के लिए सतगुरु ने अपनी हुकूमत महफूज कर ली। सतगुरु अपनी चालाकी से अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को ख़त्म कर चुका था और अब उसे ये ख़तरा भी ना रह गया था कि हरीते किसी और तरीके से कोई हैसियत हासिल करके इक़्तिदार दोबारा हासिल कर लेंगे। चुनांचे रज़म के महल से हटकर वो बज़म की जानिब आया और एक दिन उसने अपनी माँ नंदिता से फरमाइश की कि उसकी शादी कर दी जाए। ख़ुद रानी नंदिता के दिल में भी यह ख्याल बहुत अरसे से था, लेकिन वो परेशान थी। अंगूरिया बड़े महल में बड़े करूफर से रह रही थी और उसके वचन पूरा करने का इंतज़ार कर रही थी। तरफ राजा हरिकोर अपनी कोशिशों में मसरूफ़ था। वो अपनी बेटी की परेशानी को समझता था और फिर उसके दिल में ये भी ख्वाहिश थी कि वो मालूम करे कि वो खूबसूरत औरत अंगूरी कौन है। इस सिलसिले में उसने राजनगरी के एक सबसे बूढ़े साधु का इंतखाब किया जो ज्ञान ध्यान का माहिर और पुरअसरार अलूम में माहिर था। विजय कपूर की आदत थी कि वो दुनिया की निगाहों से आम तौर पर पर्दा पोश रहता था और तवील अरसे के बाद बाहर आता था। इस दौरान वो एक गार जिसको बाहर से एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया था फरोकश था और लोगों को हिदायत थी कि वो इस गार में दाखिल होकर उसे परेशान करने की कोशिश ना करें। चुनांचे राजा हरिकोर इस गार से बाहर आने का इंतज़ार उसका कर रहा था। इस दौरान उसने बहुत से लोगों को गार से बाहर मुतय्यन कर दिया था कि वह निगाह रखें कि
विजय कपूर महाराज कब इस गार से बाहर आते हैं। एक दिन उसे इत्तला मिली कि विजय कपूर महाराज ने गार का पत्थर हटा दिया और गार से बाहर आ गए हैं। लिहाजा राजा हरि कौर अपने ख़ास हवारियों के साथ विजय कपूर महाराज के चरणों में पहुंच गया। उसने विजय कपूर के चरण छुए और बूढ़े कपूर महाराज के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। विजय कपूर के सर के सारे बाल सफ़ेद थे। उसकी भवें के बाल इतने बड़े हो गए थे कि उसकी आधी आंखें बालों के नीचे छुपी हुई थी। इसी तरह मूछें और दाढ़ी के बाल लंबे लंबे की तरह सफ़ेद थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद उसका बदन खासा घटा हुआ था और मजबूत था। यूँ लगता था जैसे उसके बदन में कुछ ख़ास क़ुव्वत कार फरमा हो। राजा हरि कौर ने अपनी आमद का मकसद बयान करना शुरू कर दिया। विजय कपूर खामोशी की बातें सुनता रहा, लेकिन हरि कौर महसूस कर रहा था कि उसकी आंखों में एक ख़ास चमक पैदा हो गई है। तब उसने पुरस्कार अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया तू किसका जिक्र कर रहा है, लेकिन इसके लिए तुझे चालाकी से काम करना होगा। मुझे बताएं महाराज, मुझे क्या करना होगा। चलते पानी की पवित्रता अमर है। सारे जादू पानी में आकर ख़त्म हो जाते हैं और वो ताकतें कायम नहीं रहती जो इंसानी बदन में हलूल कर जाती हैं। तू यूँ मशवरा दे अपनी बेटी नंदिता को कि वो इस खूबसूरत औरत को लेकर पानी के बीचों बीच आ जाए और फिर उससे सवाल करे कि उसकी ज़ात पात क्या है। महाराज, क्या आपका ज्ञान ये नहीं बता सकता कि वो कौन है। बता सकता है, परंतु बताने से वो नहीं होगा जो सतगुरु को महफूज रख सकता है। मैं तुझे बताऊंगा सितारे सतगुरु के राजपाट के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन पहले तो इस मसले से निमट ले। मुझे एक बात तो बता दे महाराज। पूछो। क्या वो सुंदर लड़की या औरत सचमुच कोई मासूम या सुंदर नारी है या उसके अलावा भी कुछ है। पगला है तू राजा हरि कौर। अगर वो खूबसूरत और मासूम होती तो हरीते जैसा राजा उसके हाथों ना मारा जाता। बस मैं तुझे इतना बताऊंगा कि वो बहुत ही अनोखी औरत है और तुझे उसके लिए बहुत कुछ करना होगा। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सारी बातें बता दें ताकि जब मेरी बेटी नंदिता उसे पानी के बीचों बीच लाए तो वो सब कुछ कर सके जो उसे इस बला से निजात दिला सके। राजा हरि कौर ने कहा, मैं तुझे बताता हूँ। विजय कपूर महाराज ने कहा और फिर वो राजा हरि कौर को आहिस्ता आहिस्ता कुछ बताने लगा। राजा हरि कौर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, क्या आप मेरे साथ इस जगह तक चल सकेंगे महाराज, जहाँ आपको ये सब कुछ करना है। हाँ, क्यों नहीं, मैं इस सिलसिले में खुद तेरे साथ रहूँगा। विजय कपूर महाराज ने कहा और हरि कौर खुश हो गया। रात की तारीकी में वो दरियाए सकरात के बीचों बीच इस मकाम तक पहुँचे जिसको जजीरा समझा जाता था। गोया छोटी सी जगह थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी और दरिया के बीचों बीच उसके सब्ज़ाज़ार बहुत खूबसूरत नज़र आते थे। राजा हरि कौर को महाराज विजय कपूर ने सारी तफसीलात बताई और राजा हरि कौर ने तैयारियाँ शुरू कर दी। चंद हफ्तों के मुसलसल कोशिशों के बाद दरियाए सकरात के बीचों बीच एक खूबसूरत इमारत तैयार हो गई और इस काम से फारिग होने के बाद विजय कपूर महाराज ने वो दायरा खींच दिया जिसके बारे में उन्होंने राजा हरि कौर को बताया था। यहाँ से फारिग होने के बाद राजा हरि कौर राजनगरी पहुँचा जहाँ नंदिता शिद्दत से उसकी मुंतज़िर थी। वो बेचारी बहुत परेशान थी। अंगूरी कई बार उससे ये कह चुकी थी कि वो अपने वचन से कतराने की कोशिश कर रही है, लेकिन नंदिता ने उसे यही जवाब दिया कि वो सतगुरु को तैयार कर रही है। जो ही सतगुरु तैयार हो गया उसकी शादी फ़ौरन अंगूरी से कर दी जाएगी। चुनांचे जब हरि कौर ने अपनी बेटी को सारी तफसीलात बताई तो वो बहुत खुश हुई और उसने विजय कपूर से मिलने का फ़ैसला कर लिया। तब राजा हरि कौर ने उससे कहा कि विजय कपूर महाराज से मिलेंगे, मगर अभी नहीं। वो इस समय उससे मिलेंगे जब अंगूरी की असलियत ज़ाहिर हो जाएगी। लेकिन क्या विजय कपूर महाराज ने यह नहीं बतलाया कि अंगूरी कौन है। नहीं, इन साधु संतों को अपने भी कुछ काम होते हैं नंदिता। राजा हरि कौर ने कहा, अच्छा पिताजी, मैं कोशिश करती हूँ कि अंगूरी को लेकर किसी तरह उस मकाम तक पहुँचूँ। रानी नंदिता ने कहा और उस रात जब रानी की मुलाकात अंगूरी से हुई उसके होठों पर बड़ी पुरतबाक मुस्कुराहट थी। उसने आगे बढ़कर अंगूरी को सीने से लगा लिया और अंगूरी भी मुस्कुराने लगी। आज ये मोहब्बत कैसे फूट पड़ी रानी नंदिता, तू मेरी बहू बनने वाली है ना। मेरे मन में तेरे लिए मोहब्बत ना फूटेगी तो और क्या होगा। ओह अच्छा, तो क्या तुमने सतगुरु से बात कर ली। नहीं, मैंने सतगुरु से ये बात नहीं की बल्कि दूसरी बात की है। वो क्या, अंगूरी ने पूछा। सतगुरु अपने सबसे बड़े दुश्मन हरीतों से जीत चुका है और अब
सदगुरु आज़ाद है, उसने मुझसे अपनी शादी की बात की तो मैंने कहा कि महल के हंगामों में ये सब कुछ मुनासिब ना होगा। यूँ करते हैं कि दरिया सुकरात के बीचों बीच जो खुश जगह है वहाँ बैठकर सारी बातें कर ली जाएंगी। तो सदगुरु ने कहा कि अंगूरी को भी वहीं बुला लिया जाए तो बेहतर होगा। तो यूँ करते हैं अंगूरी कि हम दोनों वहाँ चलते हैं और सदगुरु भी वहाँ पहुँच जाएगा। अंगूरी इस बात पर तैयार हो गई और उस सारी तैयारियाँ करने के बाद वो लोग चल पड़े। अंगूरी को ये खूबसूरत जगह बहुत पसंद आई थी और ख़ास तौर से ये इमारत उसके लिए बड़ी दिलकश थी। यहाँ बैठकर उसने सवाल किया, क्या सदगुरु महाराज अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे? नहीं, पहुँचने ही वाला होगा, रानी नंदिता ने कहा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। तू चिंता मत कर अंगूरी, तू जो चाहेगी वही होगा। और इसका हाथ पकड़े पकड़े इस दायरे में दाखिल हो गई जो विजय कपूर महाराज ने खींचा था और जिसके बारे में राजा हरिकोर नंदिता को इत्तला दे गया था। दायरे के बीचों बीच पहुंचकर रानी नंदिता रुक गई। उसने किसी ख़ास बात का इज़हार न होने दिया, लेकिन अचानक अंगूरी के चेहरे पर बेचैनी के आसार नमदार हो गए। रानी नंदिता तो दायरे से निकल गई थी, लेकिन अंगूरी ने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो ना निकल सकी। दायरे के गेट नज़र ना आने वाली तिलस्मी दीवारें खड़ी हो गई थी। अंगूरी के चेहरे का रंग उड़ गया और रानी नंदिता के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। और ठहरे हुए लहजे बोली, अब तो मुझे अपने जीवन की कथा सुनाएगी अंगूरी। तो मुझे बताएगी तू कौन है, तू यहाँ से ना निकलेगी। तू अच्छी और सच्ची बात हुई तो मैं वचन पूरा करूँगी। अगर तू ने अपने बारे में झूठ बोला तो खुद जानती है कि आगे क्या होगा। तेरा ज्ञान मुझे आगे की बातें ज़रूर बता सकता है। अंगूरी का चेहरा धुले हुए लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया था और आंखों में खौफ की परछाइयाँ रक्स करने लगी। फिर उसने खुश्क होठों पर ज़बान फेरते हुए कहा, तूने फिर वही किया नंदिता जिसका मुझे ख़तरा था, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब तेरे बस की बात नहीं है। तेरी पुष्ट पर समूह लाला पहुँच गया है। हाँ, वो मनूस फिर हमारे करीब आ गया है। कौन समूह लाला? मैं किसी समूह लाला को नहीं जानती, रानी नंदिता ने पुरएतमाद अंदाज में कहा। ये इमारत पानी के बीचों बीच है। तूने पहले से ये इंतज़ाम कर रखा था ताकि मैं यहाँ से निकल ना सकूँ। लेकिन नंदिता, कहानी इस मोड़ पर आ गई है जहाँ से ख़त्म हुई थी। कोई बात नहीं है नंदिता, जग बनते रहते हैं, आवागोन होता रहता है। मैं फिर आऊँगी नंदिता। उसके बजाय तू मुझे अपने बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं देती? सुन अंगूरी, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने मेरी सहायता की और राजा हरीते से हुकूमत मेरे बेटे सदगुरु को दिलाई। लेकिन अंगूरी, तू एक अनोखी लड़की और मैं अपने बेटे का जीवन चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरी वजह से किसी कष्ट में पड़ जाए, इसलिए मैं तेरे बारे में जानने की ख्वाहिशमंद हूँ। तू मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दे, इसके बाद मैं तुझे यहाँ से निकाल ले जाऊँगी और अपना वचन पूरा कर दूँगी। अंगूरी के चेहरे पर एक हज़न अमेज़ मुस्कुराहट फैल गई। उसने दांत भरी निगाहों से नंदिता को देखा और उसके गालों पर आंसू टपक पड़े। रानी नंदिता के दिल में हमदर्दी की एक लहर जागी थी, लेकिन फिर वो संभल गई। आखिर तू मुझे अपने बारे में बताने से हिचकिचा क्यों रही है? उसने पूछा। तू वो सब कुछ कर चुकी है नंदिता जो होता चला आ रहा है। अब तो तू खुद भी मुझे इस दायरे से नहीं निकाल सकती। क्यों? नंदिता चौंक पड़ी और अंगूरी के होठों पर एक अफसरदा मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसलिए तूने जिससे मदद ली है वो हमारा जन्मान का दुश्मन है। मनुष्य के जीवन में 7 कष्ट होते हैं। कभी कभी ये कष्ट एक जन्म में ही ख़त्म हो जाते हैं और उसका दूसरा जन्म पाक साफ़ हो जाता है, और कभी कभी ये चक्कर जन्म जन्म चलता है। ये तो भाग की बात है। हाँ नंदिता, मैंने तेरे साथ कोई ख़राब काम नहीं किया था। मैंने तो तेरी ऐसी मनोकामना पूरी की थी जो तू किसी और तरह पूरी नहीं कर सकती थी, पर इसके बदले में तूने मुझे क्या दिया? अंगूरी की आंखों से आंसू बह निकले और न जाने क्यों नंदिता के दिल में उसके लिए हमदर्दी की एक लहर दौड़ गई। वो तासुब भरी निगाहों से अंगूरी को देखती रही, फिर बोली, पर तू अपने बारे में बता क्यों नहीं देती अंगूरी? क्या बता दूँ नंदिता? तेरा पिछला जन्म तेरे दिमाग से निकल गया है। अब मैं तुझे क्या बताऊँ? या तू उसे मेरी कोई कहानी समझेगी या मेरा छल समझेगी। इसके अलावा मैं तुझ पर भरोसा करके समूह लाला के जाल में फंस गई हूँ। मुझे तुझसे शिकायत है नंदिता, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। इस बार अंगूरी का लहजा सर्द हो गया। तो फिर तू यहाँ से निकल सकेगी? नंदिता बोली। बेवकूफ़ रानी, तू न जाने किस भूल में है। तू किसी तौर राजा हरीते को कत्ल करके हुकूमत अपने बेटे सदगुरु को नहीं दिला सकती थी। मैंने तेरी सहायता की। सुन रानी, वो साहब मैं ही थी जिसने राजा हरीते को डसा था। मैंने सब कुछ तेरे लिए किया था, लेकिन तूने मेरे साथ जो कुछ किया, भगवान की सौगंध में तुझसे इसका बदला ज़रूर लूँगी। अब तू चाह। अंगूरी, होश में आ। मेरे मन में ये बात नहीं थी कि मैं तेरा जीवन लूँ। मैं तो बस सारी बातें बेकार है अब, अंगूरी बोली। लेकिन मैं कह चुकी हूँ कि मैं अगर तुझे अपने बारे में बता दूँ तो भी तू मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती।
मैं इस बात को नहीं मानती, नंदिता ने कहा। ना मान, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे अगर अंदाज़ा करना चाहे तो तू अब खुद ही इस हसार को देख ले। क्या मतलब? नंदिता ने पूछा। तो खुद भी इन दीवारों को पार नहीं कर सकती जो तुझे नज़र नहीं आ रही, अंगूरी ने जवाब दिया। तू अब मेरे लिए चाल चल रही है, नंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा। तेरे लिए चाल? अंगूरी ने निगाह उठाकर उसे देखा। हाँ, ताकि जो ही मैं हिसार में दाखिल हूँ तो मेरे खिलाफ़ कोई हरकत करे। तू मुझसे बदला जो लेना चाहती है तो फिर वापस चली जा नंदिता। बस अब जो होना था वो हो गया, जो मेरे भाग में था वही हुआ। जन्म जन्म का कष्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब होगा तभी मुझे शांति मिलेगी। ठीक है अंगूरी, मैं जा रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आऊँगी। सोच ले, अगर तू मुझे अपने बारे में सब कुछ बताने पर तैयार हो जाए तो ठीक है, वरना इसके बाद मैं फिर कभी नहीं आऊँगी, नंदिता ने कहा। फिर वो उस जगह से निकल आई, लेकिन उसका दिल शांत नहीं था। अंगूरी की उदास सूरत उसके दिल में खुभ रही थी और वो सोच रही थी कि आखिर ये पुरस्कार लड़की है कौन। वैसे उसके दिल में चोर भी था। वो अंगूरी को धोखा देकर यहाँ लाई थी, कहकर के उसका बेटा ससगुरु यहाँ मुलाकात करेगा, और यहाँ लाकर उसने अंगूरी को एक कष्ट में मुब्तला कर दिया था। उस अंगूरी को जिसने उसकी मनोकामना पूरी कर दी थी, और उस अंगूरी ही की वजह से उसका बेटा ससगुरु राजा बन गया था, और इसके मन में ससगुरु के राजा बन जाने की मनोकामना बड़ी शदीद थी। अंगूरी ने इसकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। हरीते न मरता तो शायद ससगुरु को ये राजपाट कभी नसीब ना होता। वो अंगूरी के खिलाफ़ नहीं थी, लेकिन उसके मन में बार बार ये बात गर्दिश करने लगी थी कि आखिर ये लड़की है कौन, और इसकी पुरस्कार शख्सियत ससगुरु कहीं नुकसान ना पहुँचा दे। अंगूरी ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया तो वो क्या करेगी? अपना जीवन खुद ख़राब कर रही है, मेरा क्या है? रानी नंदिता ने हकारत से सोचा। आखिर मैं अपने लड़के के साथ किसी ऐसी लड़की की शादी तो मैं नहीं कर सकती जिसके बारे में कुछ मालूम ना हो। उसको बता देना चाहिए कि वो कौन है। रानी नंदिता देर तक बाहर बैठी सोचती रही। उसे दरिया के पार ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। चुनांचे वो बजरे की तरफ बढ़ गई और बजरे में बैठकर चल पड़ी। दरिया के दूसरे किनारे पहुंचकर वो रथ पर सवार होकर महल में पहुंच गई। अब उसे राजा हरिकोर से मिलना था, लेकिन हरिकोर जा चुका था। तब उसने एक कासिद हरिकोर के पास दौड़ाया। सुंदर नगर का राजा अपने काम करके वापस जा चुका था। उसे जो कुछ बताया गया था उसके तहत राजपाट के कामों में उसे खासा मसरूफ़ रहना पड़ता था। इन हालात में नंदिता के पास जाना उसे मुमकिन ना महसूस हुआ। फिर बेटी का बुलावा था, और बेटी यकीनन किसी परेशानी का शिकार होगी, और फिर बहुत सी सियासी बातें होंगी। राजा हरिकोर ससगुरु से मिलकर अपने राजपाट को भी मजबूत करना चाहता था। चुनांचे बेटी की बात सुनने में ही निजात थी, वो चल पड़ा। रानी नंदिता ने पिता का स्वागत किया। उसके होठों पर एक उदास मुस्कुराहट थी। बड़ी भूल हो गई पिताजी, अभी आपको वापस नहीं जाना चाहिए था। वो उसे अपने महल में ले जाते हुए बोली। क्यों बेटी, क्या बात है? बस वही अंगूरी का खेल। मैंने आपकी आज्ञा के मुताबिक उसे इस दायरे में बंद कर दिया, और फिर मैंने उससे पूछा, लेकिन वो अनोखी बातें बताती है, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर डर लगता है। क्या बताया उसने? हरिकोर ने कहा। वो कहती है कि सब जन्म जन्म का खेल है, और मुझे यहाँ कैद करने वाली तू नहीं है। क्या मतलब? राजा हरिकोर को ताज्जुब हुआ, और वो ताज्जुब से बोला। हाँ, वो किसी समूह लाला का नाम लेती है। कौन समूह लाला? मैं नहीं जानती महाराज। वो बड़े एतमाद से कहती है कि उसके पीछे किसी समूह लाला का हाथ है, वरना मैं उसे कैद करने काबिल नहीं थी, रानी नंदिता ने कहा। वो तुझे बेवकूफ़ बना रही है, राजा हरिकोर मुस्कुराकर बोला। तू तो खुद जानती है कि हमारे दरमियान कोई समूह लाला नहीं। हमने तो ये सब महाराज विजय कपूर की मदद से किया है, और विजय कपूर ने मुझे इस सिलसिले में चंद बातें भी बताई थीं। ख़ास बातें? हाँ, भगवान के लिए मुझे वो बातें बताएं, मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ, नंदिता ने कहा। तू आखिर क्यों परेशान है नंदिता? तुझे चिंता किस बात की है? ससगुरु का विवाह किसी बड़े देश की राजकुमारी से होना चाहिए। अंगूरी खूबसूरत ज़रूर थी, लेकिन एक ऐसी लड़की से ससगुरु का विवाह किसी तौर मुनासिब नहीं होता, जिसकी ना माँ बाप का पता, ना ज़ात पात का ठिकाना। ये तो ठीक है महाराज, पर ना जाने क्यों मुझे इससे हमदर्दी महसूस होती है, नंदिता ने कहा। रही ना औरत की औरत ज़ात में यही तो खराबी है, नरम दिल होती हैं, राजा हरिकोर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो है, ठीक है महाराज, मगर आप मुझे बताएं कि महाराज विजय कपूर ने आपकी को क्या बताया था? विजय कपूर महाराज ने कहा था कि ये एक लंबा खेल है। वो पतरू का एक पाठ है जो इंसानी रूप में आया है। किताबों की एक कहानी है जिसे खोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन उससे निजात ज़रूरी है। और क्या विजय कपूर महाराज ने यही कहा था? हाँ, लेकिन उन्होंने ये तो बताया होगा कि आखिरी अंगूरी का रूप क्या है। नहीं, ये उन्होंने नहीं बताया। आप उनसे पूछें। पूछ लूँगा।
नहीं महाराज, मेरे मन को शांति इस समय मिलेगी जब आप ये सब कुछ मुझे बता देंगे। ठीक है, मैं वापस जाकर विजय कपूर महाराज से मिलूंगा, राजा हरिकौर ने कहा। फिर वो वापस चले गए। रानी नंदिता के दिल में को अब भी सुकून नहीं मिला था। अंगूरी से जल्दी मिलने का कह कर आई थी, लेकिन इसको राजा हरिकौर के इंतज़ार में काफ़ी वक्त गुजर गया था। चुनांचे राजा के जाने के बाद उसने फौरी तौर पर दरिया के पार जाने की तैयारी शुरू कर दी। शाही बजरा नंदिता को लेकर चल पड़ा। दरिया के बीचों बीच वो पुरस्कार सफ़ेद कैद खाना नज़र आ रहा था, जो अंगूरी का कैद खाना था। इस कैद खाने पर 8 ताकतवर पहरेदार पहरा दे रहे थे। रानी नंदिता ने बजरे से उतरकर इस महल का रुख किया था और दरवाजे से निकलकर इस जगह पहुंच गई थी जहां हसार बना हुआ था। हसार के दरमियान अंगूरी नीम मुर्दा सी हालत में पड़ी हुई थी। उसका रंग सफ़ेद हो गया था, आंखों में हल्के नज़र आ रहे थे, होठ का बिल्कुल सूख गए थे और उसका हुस्न मानित पड़ गया था। अंगूरी, रानी नंदिता ने उसे आवाज़ दी और अंगूरी ने आंखें खोल दी। इन आंखों में ज़माने भर के गम सिमट आए थे। अंगूरी ने आंखें खोल दी। इन आंखों में ज़माने भर के गम सिमट आए थे। ऐसी उदासी, ऐसी वीरानी थी इन आंखों में कि नंदिता का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो। अंगूरी, इस बार वो बेख्तियार होकर चीखी और अंगूरी ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सकी। तब उसकी कमज़ोर आवाज़ बहुत आहिस्ता से उभरी। मैं उठ नहीं सकती नंदिता। तुम्हें क्या हुआ अंगूरी? नंदिता ने तासुब से कहा। मैं भूखी प्यासी हूँ नंदिता, अंगूरी ने उसकी कमज़ोर आवाज़ में कहा और रानी नंदिता का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। क्यों? वो चीखती हुई आवाज़ में बोली। मैं क्या जानूँ नंदिता, अंगूरी ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम कब से भूखी हो? जब से तुम यहाँ से गई हो। अन्न मिला न पानी, अंगूरी ने कहा और रानी नंदिता के दिमाग में आग सुलग उठी। वहशियाने अंदाज में वहाँ से बाहर निकल आई और महफसों के सरदार को उसने तलब किया और कहर आलूद निगाहों से उसे देखते हुए बोली, कैदी को अन्न पानी देने से किसने मना किया था? क्या तुम्हारा ये फ़र्ज़ नहीं था कि तुम उसे अन्न पानी देते? हमने कोशिश की थी रानी जी। क्या बकवास कर रहा है? कोशिश से तेरा क्या मतलब है? जिस जगह वो कैद है वहाँ कोई नहीं जा सकता। वो दीवारें नज़र तो नहीं आती, लेकिन उनकी दूसरी तरफ जाना मुमकिन नहीं। कौन सी दीवारें? जहाँ वो कैद है। तू बकवास कर रहा है पापी, जा जल्दी से अन्न पानी ला। तूने खुद मुझे अपनी निगाहों में जलील कर दिया है। ऑफिस दौड़ गया और नंदिता इस वक्त तक इंतज़ार करती रही जब तक वो थाल लेकर न आ गया। रानी नंदिता खुद थाल लेकर चल पड़ी। इससे शदीद रंज था, लेकिन जब वो सब कुछ भूलकर दायरे के पास पहुंची और इस दायरे में दाखिल होने की कोशिश की तो किसी गैर मरई दीवार से टकराई। बेचैनी से इस दीवार को टटोला और फिर दायरे के गिर्द चक्कर लगाने लगी, लेकिन कहीं से अंदर जाने का रास्ता नहीं था। दायरे के अंदर से अंगूरी उसे अजीब सी निगाहों से देख रही थी। बेबसी से नंदिता की आंखों से आंसू निकल आए।